हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग का हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वर्णमाला, जो कि वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, व्यंजन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। एक और बांटे थे अयोगवाह, लेकिन मुख्य रूप से दो याद रखना है आप लोग को, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसमें से हम लोग स्वर वर्ण को आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं चलो। तो स्वर वर्ण, आज आप लोग हेडिंग डालो स्वर वर्ण। वर्णमाला के आप लोग का वर्णमाला चैप्टर है, जिसमें का वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण। चलो देखो, सबसे पहले हमारे लिए जानने वाली बात यह हो जाती है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हम मतलब ऐसा स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं जी, उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा वर्ण, ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। अगर हम देखें इसको परिभाषा देखें, स्वर वर्ण की क्या देखें जी, परिभाषा देखें। अगर इसका परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं, क्या कहलाता है जी, स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, स्वर वर्ण कहलाता है। और इसको बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हो ना, ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में स्वतंत्र, जिसको उसको उच्चारण करने में स्वतंत्र रूप से हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है, कहते हैं। सरल शब्द में आप लोग ऐसे, आप लोग सरल शब्द में बोलना, ऐसे स्वर वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। खत्म। उसके बाद याद रखना है स्वर वर्ण, सबसे पहले जानेंगे परंपरागत रूप से, मतलब प्राचीन काल से परंपरागत रूप से स्वर वर्णों की कुल संख्या पहले कितना था जी, स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है, कुल संख्या 13 है। जबकि उच्चारण एवं मुख्य रूप से, जबकि उच्चारण या मुख्य रूप से, जबकि उच्चारण या मुख्य रूप से वर्णों की कुल संख्या कितना है जी, 11 है, या 11 होता है। ठीक है, समझना। सबसे पहले किसके आधार पर, परंपरागत, प्राचीन काल से हम लोग जब स्टार्ट करना पढ़ना तो परंपरागत रूप से अपना स्वर वर्ण की संख्या कितना है जी, 13। अब हम देखते हैं उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर तो कितना हो जाता है, टोटल स्वर वर्णों की संख्या 11। अगर आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा स्वर वर्णों की संख्या कितना, तो आंसर 13 लगाना। ठीक है, कई बार आंसर 13 ही लिया है, कभी 11 नहीं लिया। और अभी आप लोग किसी प्रकार का स्टेट एग्जाम देते हो, चाहे CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे SSC हो, तब मतलब SSC को छोड़ करके, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में 13 और स्टेट PSC या स्टेट एग्जाम में आप लोग लगाओगे उच्चारण रूप से, मुख्य रूप से वर्णों की संख्या कितना होता है, 11। कभी कभी पूछ देता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर आपको याद रखना है 10। कितना होता है जी, 10। ठीक है, अब देखो तो जो परंपरागत रूप से जो कितना होता है, परंपरागत रूप से 13 बोला मैं, तो परंपरागत रूप से 13 क्या क्या होता है इसको जानो। तो परंपरागत रूप से 13 देखो, परंपरागत रूप से 13 जानना है आप लोग को। तो 13 संख्या क्या है, पहले देखो, पहले क्या था, आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, उसके बाद जी अंक, अह, लास्ट में लगा लेना यहाँ पर सर्री और एक ठन। ठीक है, बीच में। इस प्रकार टोटल कितने स्वर वर्ण थे, पहले 13, जो कि इन दोनों को अलग करके अयोगवाह बना दिया गया। क्या जी, अयोगवाह, जो कि न तो पूर्ण स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है। दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है।
जिसमें कि अंग के मात्रा को आप लोग को बोला जाता है अनुस्वार और अह को मात्रा को बोला जाता है विसर्ग। ठीक है, अब आप लोग का परंपरागत रूप से हो गया। अगर कहीं पूछ दिया आप लोग का कुल उच्चारण या मुख्य रूप से, मुख्य या उच्चारण के रूप में, तो मुख्य उच्चारण के रूप में पूछ देगा तो मुख्य उच्चारण के रूप में आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखोगे? देखो दोनों को हटा दो, कितना बच जाएगा? आ छोटे ई बड़े ई छोटे ऊ बड़े ऊ, ए री, ठीक है, और क्या बच गया? ओ अ। क्लियर है? इतना दोनों हट गया। और आप लोग को बोल देगा किसके आधार पर जी? ये तो 11 आप लोग का, हाँ ये तो आपका हो गया मुख्य उच्चारण के आधार पर। इसके बाद अगर अर्थ के आधार पर पूछ देगा तो अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आप लोग केवल 10 मानना है। ठीक, कभी कभी रेयर केस में मिल जाता है, तब लगाना आप लोग री को हटा देना। आ छोटे ई बड़े ई छोटे ऊ बड़े ऊ, ए ओ, री को हटा दोगे फिर ओ और आओ। इस प्रकार टोटल कितना हो गया? 10। ठीक है, समझ मिला? इस प्रकार आप लोग को इतना समझना है हमारे किसमें? स्वर वर्ण में। अब इसी स्वर वर्ण को हम लोग विभिन्न भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से स्वर वर्ण को उत्पत्ति या उच्चारण के मात्रा पर 3 भागों में बांटा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है, तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। स्वर वर्ण, व्यंजन नहीं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आप लोग का प्लुत स्वर। मुख्य रूप से 3, उत्पत्ति उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर को 3 रूप में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। क्लियर है? देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग स्वर वर्ण को देख लिए, परिभाषा देख लिए, कितने कितने स्वर वर्ण परंपरागत रूप से कितना होता है, आप लोग का मुख्य उच्चारण रूप में कितना होता है, फिर उसमें आप लोग का अर्थ के आधार पर किससे कैसा होता है, सबको समझ लिए। अब देखते हैं हम लोग इस स्वर वर्ण को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित करते हैं। वो निम्न है, क्या क्या है देखो। पहला आपको रखना है मुख्य रूप से, पहला क्या याद रखना है? एक मुख्य रूप से। ठीक है, तो मुख्य रूप से समझना है। देखो मुख्य रूप से आप लोग का क्या होता है? उच्चारण या उत्पत्ति के आधार पर। क्या? उच्चारण, उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो हमारा जो स्वर वर्ण है उत्पत्ति और उच्चारण और मात्रा के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 रूपों में बांट सकते हैं। वो 3 रूप क्या क्या है देखो। उच्चारण, उत्पत्ति, मात्रा के आधार पर हम लोग इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3, वो 3 को समझना है। ठीक है, तो चलो देखो। उत्पत्ति उच्चारण के आधार पर पहला याद रखना है आप लोग को ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। इसी ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु भी बोल देते हैं, कभी कभी छोटे भी बोल देते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद याद रखना है आप लोग को दूसरा में दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, इसको कभी कभी हम लोग गुरु या बड़ा बोल देते हैं, गुरु स्वर करके। तीसरा में याद रखना है आप लोग को दीर्घ के बाद प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है, प्लुत स्वर वर्ण। ठीक, अब हमारे लिए यह जानने बात हो जाता है कि ये जो है ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुनो, पहले समझना अच्छे से। ऐसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगे, क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 3 से 4 होती है। ठीक, अ, ई, उ, री। ठीक है, उसके बाद याद रखना है दीर्घ स्वर। ऐसा स्वर वर्ण जो ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगे,
क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। मैं कहा ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में लघु अर्थात ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगे क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उसके संख्या 7 होती है। अ, ई, उ और री को छोड़ करके जितना सभी 7 आता है दीर्घ स्वर वर्ण में आता है। बढ़ गया प्लुत स्वर, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण लघु स्वर वर्ण से भी ज़्यादा समय लगे क्या कहलाता है? प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। प्लुत स्वर वर्ण का उपयोग हम लोग चिल्लाने के लिए या किसी को बुलाने के लिए या त्रिवर्णीय रूप में भी करते हैं, ओम या आ ऐसे करके। तो जो इन दोनों से भी ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे क्या कहलाता है? प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है। सबसे पहले देखेंगे तो ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण आप लोग परिभाषा लिख लेना ना, परिभाषा में नहीं लिखवा रहा हूँ, परिभाषा आप लोग लिख लेना। ह्रस्व स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है क्या कहलाता है जी? ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसकी संख्या देखो 3 से 4 होती है। क्या क्या होती है याद रखना। हमारे पास मुख्य रूप से कितना स्वर वर्ण होता है? मुख्य रूप से अपने पास कितना होता है जी? मुख्य रूप से 10 होता है ना, 10 होता है। ठीक, तो 10 में से मान के चलो, देखो 10 से 11 होता है, उसमें का मुख्य रूप से 11 होता है, तो उसमें का देखो हम लोग 3 को देते हैं, अ, ई, उ। एक और को लेता है आप लोग का री को भी याद रखना, री। तो इस प्रकार अ, ई, उ, री को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से एकदम कम समय में कर सकते हैं, इसीलिए ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। अ, ई, उ, री कम समय में, ये हो गया आप लोग का ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा है आप लोग का दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। अब दीर्घ स्वर वर्ण किसको कहते हैं इसको समझना है, तो परिभाषा आप लोग फिर से लिखना। ऐसा स्वर वर्ण जो ह्रस्व स्वर वर्ण के उच्चारण करते समय थोड़ा ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व स्वर वर्ण से उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, अर्थात ह्रस्व से ज़्यादा समय लगने वाला उच्चारण में क्या कहलाता है आप लोग का? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। लिख लेना। तो अब देखते हैं दीर्घ स्वर वर्ण में क्या क्या आ जाएगा। दीर्घ स्वर में अ का बड़ा भाई आ, ई का बड़ा दीदी बड़ा ई, उ का बड़ा भाई बड़ा उ, फिर बच गया आप लोग का ए। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है सभी जी? हमारा दीर्घ स्वर वर्ण है, जो कि लघु स्वर वर्ण से मतलब ह्रस्व स्वर वर्ण से उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है। अब इसी दीर्घ स्वर वर्ण को 2 भागों में और बांटा गया है। दीर्घ स्वर वर्ण को कितने भागों में जी? 2 भागों में। दीर्घ स्वर वर्ण को 2 भागों में और होता है। ठीक है, 2 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला याद रखना आप लोग, मूल दीर्घ स्वर वर्ण, मूल दीर्घ, और एक याद रखना संयुक्त। ठीक है, संयुक्त स्वर वर्ण। ठीक, संयुक्त दीर्घ। ठीक है, संयुक्त दीर्घ स्वर वर्ण, एक मूल दीर्घ एक संयुक्त दीर्घ। ठीक है, तो मूल दीर्घ समझना है और संयुक्त दीर्घ समझना है। तो इसमें का आप लोग को समझना है मूल दीर्घ क्या होता है और संयुक्त दीर्घ क्या होता है। सबसे पहले आप लोग के एग्जाम में पूछेगा मुख्य रूप से आप लोग का स्वर वर्ण कितने भागों में मतलब कितने रूप में बटा होता है? उत्पत्ति उच्चारण के आधार पर 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो 3 याद रखना। अब पूछ देगा दीर्घ स्वर वर्ण कितने भागों में बटा रहता है? तो 2, एक मूल स्वर और एक मतलब मूल दीर्घ और एक संयुक्त दीर्घ। तो मूल दीर्घ में क्या क्या आता है देखो, अब हमारे पास 7 है जी, ये जो दीर्घ स्वर वर्ण है हमारे पास 7 दीर्घ स्वर वर्ण है। तो 3 को हम लोग मूल दीर्घ को दे देंगे और 4 को संयुक्त दीर्घ को दे देंगे। तो देखो चलो, तो आप इसका परिभाषा पहले जानना, मूल दीर्घ किसे कहते हैं? ऐसा स्वर वर्ण जो समान स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? मूल दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। और इसका परिभाषा लिखना संयुक्त दीर्घ का, ऐसा स्वर वर्ण जो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है संयुक्त दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे कि देखो मूल दीर्घ में समान क्या है, मान के चलो ये आपका है, सबसे पहले लेना आ, फिर
बड़ा ई, फिर क्या लोगे, बड़ा ऊ। ठीक है, ये तीनों किस में आता है आपका, तीनों आपका मूल दीर्घ में आता है, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ठीक है, देखो क्यों, ठीक है। तो देखो इसको समझो पहले। चलो देखो, अब आ है तो आ किससे मिलकर बना है बताओ, अ प्लस आ से बना है ना भाई, अ प्लस आ से, अ प्लस आ से बना है, अर्थात समान हुआ ना, समान स्वर वर्णों से मिलकर बना हुआ वर्ण क्या कहलाता है, मूल दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। ई को देख लो, ई को, ई किससे बना है, छोटा ई से बना है ना भाई, तो ठीक। और आप लोग का ऊ किससे बना है, ऊ किससे बना है जी, छोटा ऊ से। तो देखो ये सभी हमारा जो है समान स्वर वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं, इसी या इसी को समान स्वर वर्ण भी कहते हैं। क्लियर है। आप याद रखना संयुक्त स्वर मतलब संयुक्त दीर्घ स्वर, तो इसमें 3 को इसको दे दिए 3 को, तो 4 क्या क्या बच गया, 4 क्या क्या बचा बताओ तो आप लोग। 1 बच गया आप लोग का ए, 1 बच गया ऐ, और 1 बच गया ओ, और 1 बच गया औ। 4 बच गया ना। अब इसे चारों को देखते हैं, ये अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है ये, तो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है। तो क्या करेंगे देखो, ए बना तो किससे मिलकर बना होता है, ए जी, अ प्लस ई, अ प्लस ई से मिलकर बना होता है ए, अ ई बन जाता है ए। उसके बाद ए किससे मिलकर बना होता है, अ प्लस ए, ये को लाएगा ऐ हो गया। उसके बाद ओखली के ओ, ओखली के ओ में याद रखना है आप लोग को, अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है आप लोग का ओ। ठीक है, फिर औ किससे मिलकर बना होता है, अ प्लस ओ। ठीक है, हो जाएगा औ। ये देखो अलग अलग से बन रहा है ना भाई, अलग अलग स्वर वर्णों से मिल रहा है, तो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर बना हुआ स्वर वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्त दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। ये क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। लास्ट बच गया आप लोग का प्लुत स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। तो प्लुत स्वर वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग परिभाषा लिखना बोलता हूं। ठीक है, ऐसा स्वर वर्ण जो मतलब जिसके उच्चारण में, ऐसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर वर्ण से ज्यादा समय लगे, क्या कहलाता है जी, प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। हमेशा इसका प्रयोग चिल्लाने के लिए या किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आ, जा, ओम। ठीक है, इसको त्रिवर्णी भी बोलते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में लिख लो, ओम को भी बोलना चाहें हम लोग तो 3 ऐसी बार, आ ऐसी। ठीक, इसे त्रिवर्णी भी बोल देते हैं, त्रिविमितीय करके। ठीक है, ऐसा प्लुत स्वर वर्ण को इस प्रकार हम लोग मुख्य रूप से इतना बांट सकते हैं। अब इसको हम लोग जीभ के आधार पर, ठीक है, मुंह के खुलने के आधार पर, होंठ के आधार पर, श्वास लेने एवं छोड़ने के आधार पर, फिर भी इसको ऐसे हम लोग स्वर वर्ण को और विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पॉज करो। ठीक है, तो हम लोग स्वर वर्णों को मुख्य रूप से 3 रूप में बांटे थे, ह्रस्व, स्वर और दीर्घ। अब देखते हैं इसी स्वर वर्ण को, अब इसी स्वर वर्ण को हम लोग और विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसी स्वर वर्ण को विभिन्न भागों में और विभिन्न भागों में और विभाजित कर सकते हैं। देखो क्या क्या भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखना, चलो समझते चला ना। सबसे पहले लिखना जीभ के आधार पर, पहले किसके आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। दूसरा याद रखना, जीभ के आधार के बाद मुंह के आधार पर। याद करते चलना है और लिखते भी चलना है।
पहला बोला मैं जीभ के आधार पर, दूसरा मुंह के आधार पर, तीसरा याद रखना है होंठ के आधार पर, होंठ के आधार पर। क्लियर है? पहला क्या बताया? जीभ के आधार पर, दूसरा मुंह के आधार पर, तीसरा होंठ के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं जीभ के आधार पर इसको हम लोग 3 रूप में बांट सकते हैं। कितने रूप में? 3 रूप में बांट सकते हैं। मुंह के आधार पर इसको 4 आधार पर, जीभ, मुंह, होंठ। हाँ, जीभ के आधार पर 3, मुंह के आधार पर 4 और होंठ के आधार पर 2। ठीक है, तो जीभ के आधार पर इसको हम लोग कितने रूप में बांट सकते हैं जी? 3 रूप। ठीक है, 3 रूप में बांट सकते हैं इसको, 1, 2, 3। मुंह के आधार पर इसको कितने रूप में बांट सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और होंठ के आधार पर 2। क्लियर है इतना सबको? चलो, तो देखो जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर 3, मुंह के आधार पर 4 और होंठ के आधार पर 2। इतना याद रखना है। तो जीभ के आधार पर क्या क्या है? तो जीभ के आधार पर 3 रूप में बांटना है। हमारा जीभ 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र जीभ, मध्य जीभ, पश्च जीभ। अगर हम जीभ को बनाकर देखें तो हमारा जीभ किस प्रकार से दिखता है भाई? इस प्रकार से दिखता है ना अपना जीभ, दिखता है ऐसा जीभ। अग्र, मध्य, पश्च 3 भागों में बना होता है। ठीक है, तो जीभ के उच्चारण के आधार पर हम लोग कितने रूप में बांटे हैं इसको? 3। तो पहला क्या हो जाएगा आप लोग का? पहला क्या हो जाएगा जी? अग्र, अग्र स्वर वर्ण। दूसरा मध्य स्वर वर्ण। तीसरा क्या हो जाएगा? पश्च स्वर वर्ण। ठीक है, तो अग्र मतलब आगे जीभ वाला, मध्य मतलब मध्य का और पश्च वाला मतलब पीछे वाला। ये उसके बाद याद रखना है 4। मुंह के आधार पर हम कितने रूप में बांटे हैं? 4। तो मुंह के आधार पर याद करना, सबसे पहले इंग्लिश समझो। ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ओपन मतलब खुला, क्लोज मतलब बंद, सेमी ओपन मतलब आधा खुला, सेमी ओपन, सेमी क्लोज मतलब आधा बंद हुआ। तो देखो अब समझो, सबसे पहले ओपन, ठीक, फिर सेमी ओपन, फिर क्लोज, फिर सेमी क्लोज। तो हम लोग ओपन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विवृत। क्या बोलते हैं जी? विवृत। ऐसा स्वर वर्ण जिसके हमारे उच्चारण से मुंह पूरा खुल जाता है उसको विवृत कहते हैं। विवृत के बाद याद रखना है आप लोग को अर्धविवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर, उसके बाद विवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। तीसरा में याद रखना है आप लोग को संवृत, संवृत अर्थात बंद। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण से हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, क्या कहलाता है? संवृत स्वर वर्ण कहलाता है। चौथा याद रखना है आप लोग को अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। क्लियर है? ये 4 प्रकार से। अब आप लोग होंठ के आधार पर बांटना है 2। तो होंठ के आधार पर 2 याद रखना है। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह वृत्ताकार हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, क्या कहलाता है? वृत्तमुखी कहलाता है। और ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह कैसा बन जाता है जी? गोलाकार नहीं बनता है, क्या कहलाता है? अवृत्तमुखी कहलाता है। तो जो होंठ के आधार पर हमारा यह 2 प्रकार से बटा है। पहला वृत्तमुखी गोलाकार, ठीक है जी, गोलाकार बनता है इसमें, गोलाकार। दूसरा याद रखना अवृत्त, अवृत्तमुखी अर्थात अगोलाकार। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग इसको विभाजित करके आगे अध्ययन करते हैं। अब समझते चलना है, परिभाषा को आपको लिखना है ना, परिभाषा को आपको लिखना है, मैं समझाते चलूंगा, कॉपी में लिखते चलना और इसको मैं आप लोग को समझाते चलूंगा। लिखते भी चलना, समझते भी चलना और पूरा नोट्स भी बनाते चलना। चलो ठीक। जीभ के आधार पर अग्र, अग्र, मध्य और पश्च लिखते चलना। अग्र जीभ हम लोग किसे कहेंगे? ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा अग्र जीभ काम करे, क्या कहलाता है? अग्र स्वर वर्ण कहलाता है। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा अग्र जीभ काम करे, क्या कहलाता है जी? अग्र स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अग्र स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? अग्र स्वर वर्ण की संख्या याद रखना 4 होता है। इसमें याद रखना ई, बड़ा ई, ए, ऐ,
ठीक है जी, 4। क्या क्या बोला मैं अग्र स्वर में? ई, बड़ा ई, ए, क्लियर है। इसके बाद याद रखना आप लोग को मध्य स्वर, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मध्य जीभ काम करे, क्या कहलाता है? मध्य स्वर वर्ण कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी है, ऐसा कौन सा स्वर वर्ण है जो मध्य स्वर वर्ण में आता है? तो आप लोग का मध्य स्वर वर्ण में मैं बताता हूँ, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मध्य स्वर वर्ण काम करे, क्या कहलाता है जी? मध्य स्वर वर्ण कहलाता है। मध्य स्वर वर्ण में इसका संख्या केवल 1 है, वो भी अनार के अ। कितना है जी? अनार के अ। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा जीभ का पश्च या है ना पीछे वाला काम करे, क्या कहलाता है? पश्च स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके संख्या में देखो कितना है, ये कितना, किसको पश्च स्वर वर्ण कहते हैं? क्या बच गया? अ का बड़ा भाई आ बच गया, ठीक है। फिर ए नहीं, ठीक है, क्या बच गया देखो, ओ, आ, उ, बड़ा उ, यही तो बचा है ना भाई, ठीक है। आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। कभी कभी आगत स्वर को भी जोड़ जाता है, ठीक है, आगत स्वर को कभी कभी बोल दिया जाता है, देखो ना, आओ, उसको ही बोलते हैं, ठीक, आगत स्वर को भी। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, आप लोग का अग्र जो हो गया, अग्र स्वर वर्ण और मध्य स्वर वर्ण और पश्च स्वर वर्ण। क्लियर है, समझ मिला सबको? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं आप लोग का मुंह के आधार पर। परिभाषा को आप लोग लिखते चलना, मैं बोल रहा हूँ। विवृत स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, क्या कहलाता है? विवृत स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे कि आ, ठीक। ऐसा स्वर वर्ण, अर्धविवृत क्या कहेंगे? ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह क्या रहेगा? लगभग बंद रहेगा, मतलब लगभग क्या रहेगा? लगभग खुला रहेगा। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह क्या रहेगा जी? लगभग क्या रहेगा? खुला रहेगा, क्या कहलाएगा? अर्ध विवृत स्वर कहलाएगा। समवृत मतलब होता है बंद। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करने में हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, क्या कहलाता है? समवृत स्वर वर्ण कहलाता है। लिखते चलना आप लोग। अर्ध समवृत, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह जो है लगभग आधा बंद रहता है, अर्ध संवृत कहलाता है। ठीक है, देखो तो अब देखो विवृत स्वर वर्ण किसे कहते हैं, सीधा समझते चलना। विवृत स्वर वर्ण है ना, ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह लगभग नहीं पूरा खुल जाता है, क्या कहलाता है जी? विवृत स्वर वर्ण कहलाता है। इसके संख्या केवल 1 होता है, आम के आ, पूरा खुला रहे ना भाई, आम के आ। क्लियर है। उसके बाद अर्ध विवृत मतलब, विवृत मतलब खुला, समृत मतलब देखते हो खुला मतलब समृत मतलब होता है बंद। तो किस किस को बोलने से मुंह बंद होता है उसको जानते हैं। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, क्या कहलाता है? समृत स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे कि याद रखना, ई, बड़ा ई, उसके बाद याद रखना ऊ और बड़ा ऊ। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं? ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ को समृत स्वर वर्ण कहते हैं। ई मुंह लगभग बंद है, मतलब लगभग खुला है ना, मतलब बंद है। समृत मतलब बंद, ई, ऊ बंद है ना भाई, ये। अब देखते हैं अर्ध समृत। अर्ध समृत देखते हैं मतलब लगभग बंद। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह लगभग बंद रहता है, क्या कहलाता है? अर्ध समृत स्वर वर्ण कहलाता है। देखो इसमें संख्या है आप लोग का, याद रखना केवल 2 आता है। अर्ध समृत में जी केवल 2 याद रखना, ए ओ। ए ओ को क्या कहा जाता है? अर्ध समृत स्वर वर्ण कहा जाता है। ए ओ को क्या कहा जाता है? अर्ध समृत स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब अर्ध विवृत स्वर बच गया आप लोग का। अब कितना? 4 2 6 7 हो गया। अब 3 4 बच गया हमारा, 3 को लिख देंगे। क्या क्या बच गया बताओ तो? एक बच गया है बड़ा ऐ, ठीक है जी, मतलब बड़ा ऐ नहीं, मतलब ऐना के ऐ। और क्या बच गया है? और ये हो जाए आप लोग का अ। अरे चलो देखो, एक अ बच गया, ठीक। उसके बाद ऐ के बाद जी औ। क्लियर है इतना? यही सब। कभी कभी आगत को भी इसमें ले लेता है, क्या लेता है? ऐसे आगत स्वर को भी।
इस प्रकार आप लोग का हमारा मुंह के आधार पर सभी स्वर वर्णों को बांटा जाता है। बच गए आप लोग का होंठ के आधार पर। होंठ के आधार पर केवल दो, ठीक है, एक है वृत्तमुखी गोलाकार, एक है अवृत्तमुखी। अब परिभाषा आप लोग फिर से लिखना, वृत्तमुखी किसे कहते हैं। तो होंठ के आधार पर दो बांटे हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण गोलाकार बन जाता है, वृत्त बन जाता है, क्या कहलाता है जी? वृत्तमुखी स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ, समझ रहे हो ना, ओ, ये सभी क्या है हमारा वृत्तमुखी स्वर वर्ण है। जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, कभी कभी आगात को भी। क्लियर है? उसके बाद अवृत्तमुखी किसे कहेंगे? अवृत्तमुखी ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारा मुंह लगभग गोलाकार नहीं बनता, अर्थात गोलाकार नहीं बनता, क्या कहलाता है? अवृत्तमुखी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? आ, छोटी ई, बड़े ई, उसके बाद जी ए, क्लियर है? इतना 3 3 6 4 10, इस प्रकार होगा आप लोग का हमारा स्वरों का पूरा विभाजन। समझ मिला क्या? आप लोग हम लोग इसको और भी हम लोग और अध्ययन करेंगे श्वास के आधार पर, हवा के आधार पर। ठीक है, ठीक है।